आरंभ करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अवंती जी, धनश्री जी, आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, हाँ ठीक है। बीए तृतीय वर्ष हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 11 अर्थात साहित्य शास्त्र 1 में आपका फिर से स्वागत है। पाठ्यक्रम के अनुसार आज तक हमने साहित्य की परिकल्पना क्या है इस पर विचार किया था। उसके उपरांत साहित्य से तात्पर्य, साहित्य की संस्कृत परिभाषाएं, साहित्य की पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, हिंदी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, इसके उपरांत साहित्य के 4 तत्व क्रमशः भाव, विचार, कल्पना और शैली, उसके उपरांत साहित्य के हेतु, साहित्य के प्रयोजन, इन पर बहुत विस्तार से चर्चा करने के उपरांत अब हमारे केवल 2 टॉपिक रहते हैं। एक है शब्द शक्ति विचार और एक है रस विचार। आज हम शब्द शक्ति विचार को पूरा करके कल की तासिका में हम रस विचार की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम शब्द शक्ति विचार पर विचार करते समय ये ध्यान देते हैं कि जितनी भी साहित्य की परिभाषाएं हुई हैं उनमें शब्द और अर्थ, इन 2 विषयों पर बहुत चर्चा की गई है। खास करके आचार्य भामह ने जो सूत्र दिया था शब्दार्थों सहित काव्यम, इसमें शब्द और अर्थ इन दोनों के समन्वय को जो साहित्य कहा गया है, इसलिए ध्यान दें कि साहित्य हो या काव्य हो या नाटक हो, चाहे साहित्य की कोई भी विधा हो, वो शब्द और अर्थ के ही आश्रित रहती है। अर्थात बिना शब्द और बिना अर्थ के साहित्य नहीं हो सकता। इसलिए काव्य में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनको प्रायः 3 शब्दों में बांटा जाता है, 3 शब्दों में उनका वर्गीकरण किया जाता है। पहला है वाचक शब्द, दूसरा है लाक्षणिक शब्द और तीसरा है व्यंजक शब्द। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सार्थक बातें आज होने वाली हैं, जिसमें शब्दों के 3 प्रकार बताए जाते हैं। एक है वाचक शब्द, दूसरा लाक्षणिक शब्द और तीसरा व्यंजक शब्द। और क्रमशः इन तीनों शब्दों में जो अर्थ निहित होता है वो क्रमशः इस प्रकार का है। जैसे वाचक शब्द में जो शब्द अर्थ निहित होता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं, लाक्षणिक शब्द में जो अर्थ निहित होता है उसे लक्ष्यार्थ या लाक्षणिक अर्थ कहते हैं, और तीसरा व्यंजक शब्द में जो अर्थ निहित होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। ध्यान दें, इसी को भी कुछ अलग नाम है। वाच्यार्थ को भी शब्दकोशगत अर्थ कहा जाता है या अभिधार्थ कहा जाता है। जो लाक्षणिक अर्थ है उसी को लक्ष्यार्थ कहा जाता है, और जो व्यंग्यार्थ है वह भी व्यंग्यार्थ ही कहलाता है। तो इस प्रकार से अभिधार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, ये 3 प्रकार के अर्थ 3 प्रकार के शब्दों के आधार पर, जैसे वाचक शब्द के आधार पर वाच्यार्थ, लाक्षणिक शब्द के आधार पर लक्ष्यार्थ और व्यंजक शब्द के आधार पर व्यंग्यार्थ, इस प्रकार के 3 अर्थ आते हैं। 3 शब्दों के 3 अर्थ। देखें, साहित्य में जितनी भी परिभाषाएं हुई हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर हम आचार्य भरत मुनि की परिभाषा देखें, मृदुललित पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम, यहाँ शब्दार्थ शब्द आया है। भामह की परिभाषा शब्दार्थों सहित काव्यम, इसमें भी शब्दार्थ शब्द आए हैं। और रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जो वाक्य, ये जो परिभाषा आचार्य पंडितराज जगन्नाथ ने दी है उसमें भी शब्दार्थ आए हैं। और जितनी भी परिभाषाएं अन्य हुई है उसमें शब्द और अर्थ के बिना साहित्य की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए साहित्य की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए हमें शब्द और अर्थ को ही ध्यान में रखना पड़ता है। और शब्द के 3 प्रकार में बार बार कह रहा हूँ
शब्द के तीन प्रकार, वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द। इनमें जो छिपा अर्थ होता है वो क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहलाता है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि वाचक शब्द का वाच्यार्थ, लाक्षणिक शब्द का लक्ष्यार्थ एवं व्यंजक शब्द का व्यंग्यार्थ जिन शब्द शक्तियों से अभिव्यक्त होता है उनको क्रमशः अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, अभिधा मतलब वाच्यार्थ में जो शब्द शक्ति छिपी होती है उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। लाक्षणिक शब्द में जो शब्द शक्ति छिपी होती है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं और व्यंजक शब्द में जो शब्द शक्ति छिपी रहती है उसको व्यंजना शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। यह अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियां जो है वो शब्द के व्यापार हैं। व्यापार मतलब वो जो आर्थिक व्यापार वो नहीं है, वित्तीय व्यापार वो नहीं है। व्यापार का अर्थ होता है कार्य। व्यापार से मतलब उस कार्य कारण भाव से है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। इन शक्तियों को वृत्तियां भी कहा जाता है। देखिए, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ध्यान रखिए, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये जो तीन शब्द शक्तियां हैं इनके अतिरिक्त एक अन्य शब्द शक्ति होती है जो साहित्य में नहीं अपितु आध्यात्मिक ग्रंथों में होती है, जिसको कहा जाता है तात्पर्य। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य, ये चार शब्द शक्तियां हैं जिनके द्वारा हमें शब्द के कार्य व्यापार को समझा जा सकता है। मतलब कौन सा शब्द कौन सा कार्य व्यापार, कौन सा कार्य कारण भावयुक्त कार्य करेगा, यह इन शब्द शक्तियों के आधार पर ही जाना जा सकता है। इन शक्तियों को वृत्तियां भी कहा जाता है। इन शब्द शक्तियों को वृत्तियां भी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि इसको अगर हम डिटेल में पढ़ना शुरू करें तो एक एक शक्ति का हम यहाँ विवेचन करेंगे। पहले अभिधा शब्द शक्ति का विवेचन करेंगे, फिर लक्षणा शब्द शक्ति का विवेचन करेंगे और फिर व्यंजना शब्द शक्ति का विवेचन करेंगे। अब इसमें देखें, पहले अभिधा शब्द शक्ति की ओर हम जाएंगे। देखिए, किसी भी शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थात मुख्य अर्थ या वाच्यार्थ का बोध कराने वाली वृत्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। फिर से पढ़ता हूं, देखिए, किसी भी शब्द के साक्षात सांकेतिक वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध करने वाली वृत्ति को या शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जिन शब्दों का बोध होता है, अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जिन शब्दों का बोध होता है वे तीन प्रकार के शब्द होते हैं। ध्यान दें, वाच्यार्थ अथवा सांकेतिक अर्थ या मुख्यार्थ जो होता है वह जिस वृत्ति के द्वारा प्रकट होता है उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जिन शब्दों का बोध होता है वो तीन प्रकार के शब्द होते हैं। वो तीन प्रकार के शब्द होते हैं। पहले होते हैं यौगिक शब्द, दूसरे होते हैं योगरूढ़ शब्द और तीसरे होते हैं रूढ़ शब्द। तो यौगिक शब्द का अर्थ यह है, योग मतलब बेरीज, अधिक, अर्थात दो शब्दों का योग करके, दो शब्दों को जोड़ करके, अर्थात जिनकी व्युत्पत्ति हो ऐसे शब्द, उनको यौगिक शब्द कहा जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका निर्माण तो यौगिक रीति से होता है परंतु वे किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। और ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो परंपरा से आगत होते हैं, जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है जो परंपरा से आते हैं। अब एक एक शब्द को अब हम यहाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। पहली बार यौगिक शब्द।
यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थबोध अवयवों अर्थात प्रकृति और प्रत्ययों के द्वारा होता है। अब इसमें प्रकृति होता है मूल धातु, मूल धातु मतलब मूल क्रिया, मूल क्रिया और उसे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, चाहे वो पूर्व प्रत्यय हो चाहे पश्च प्रत्यय हो, जिनको क्रमशः उपसर्ग और परसर्ग भी कहा जाता है। प्रकृति वह अवयव होता है जिसमें मूल क्रिया अथवा धातु का समावेश होता है, और प्रत्यय वे अवयव होते हैं जो धातु अथवा प्रातिपादिक के आगे या पीछे क्रमशः लगने वाले अक्षर गुच्छ होते हैं। जैसे उपसर्ग मतलब किसी भी शब्द से पूर्व, जैसे मैं अपने नाम का उदाहरण देता हूँ, मेरे नाम में नुद धातु है, मेरे नाम में नुद धातु है, और नुद धातु में आंग प्रत्यय करने से नोद शब्द तैयार होता है, और उसे वि उपसर्ग लगाने के उपरांत विनोद शब्द निर्माण होता है। जैसे ऐसे अनेक शब्द होते हैं, मैंने केवल एक उदाहरण दिया। तो इसमें देखिए नुद जो है वह मूल धातु है या मूल क्रिया है, मूल धातु जिसे कहा जाता है, क्रिया कही जाती है, उसे परसर्ग आंग और उपसर्ग वि लगने के उपरांत विनोद शब्द की व्युत्पत्ति होती है। इसलिए विनोद यह एक यौगिक शब्द है। ऐसे अनेक शब्द हैं, जैसे प्रशांत है, जैसे सहदेव शब्द है। प्रशांत शब्द में प्र उपसर्ग पूर्वक शम धातु को आंत प्रत्यय लगाने पर प्रशांत शब्द की उत्पत्ति होती है। सहदेव इस शब्द में सह यह उपसर्ग है, दिव धातु है और अंग प्रत्यय इसमें लग जाता है, तो इस प्रकार से सहदेव शब्द की निर्मिति होती है। जैसे संजय शब्द है, इसमें जय धातु को सम उपसर्ग पूर्वक अंग प्रत्यय लग जाता है, तो उसे संजय इस प्रकार कहा जाता है। जैसे आप दोनों के नाम लें, धनश्री आपका नाम है, तो इसमें धन एक शब्द है और श्री एक अलग शब्द है, तो इन दोनों शब्दों को जोड़ करके ये यौगिक शब्द बना है। योग का मतलब होता है जुड़ाव, जोड़ना। जैसे अवंती शब्द है, अवंती, इसमें अवंत है और इसमें ई प्रत्यय लगा दिया गया है। अव उपसर्ग है, अव उपसर्ग पूर्वक अनंत धातु को ई प्रत्यय लगाने के उपरांत अवंती शब्द की व्युत्पत्ति होती है। शायद ये बात आप पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा व्याकरण का या भाषा विज्ञान का क्षेत्र है। इसको बहुत डिटेल में समझना, विस्तार से समझना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए ध्यान दें, दुनिया का कोई भी शब्द, अधिकतर प्रयोग होने वाला कोई भी नाम है, वह नाम मूलतः एक क्रिया होती है और उस क्रिया के साथ उपसर्ग और परसर्ग जोड़ने से उसका प्रातिपादिक, धातु प्रातिपादिक से नाम निर्माण होता है। ये हुए यौगिक शब्द। एक उदाहरण भी हम आपको देते हैं, जैसे मैंने विनोद शब्द का दिया था। एक शब्द है सुधांशु, इसमें सुधा और अंशु ये दो शब्द हैं, दो अवयव हैं, सुधा और अंश। सुधा अधिक अंशु से मिलकर के सुधांशु शब्द बनता है। सुधा का अर्थ होता है अमृत और अंशु का अर्थ होता है किरण। सुधा का अर्थ होता है अमृत और अंशु का अर्थ होता है किरण, अर्थात जिसकी किरणें अमृत उपम है, अमृत जैसी हैं, उसे सुधांशु कहा जाता है। और इसका अर्थ होता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा की किरणें हमें आनंद प्रदान करती है, अमृतत्व प्रदान करती है, और इसलिए चंद्रमा का सुधांशु यह नाम यौगिक है। इसके अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे सुधांशु की तरह सुधाकर, दिनकर, जो सूर्य के लिए कहा जाता है। ऐसे हजारों नाम है। हिंदुओं में जितने भी नाम रखे जाते हैं, खास करके जो संस्कृत के तद्भव नाम हैं, जैसे उदाहरण के रूप में राम, राम ये जो शब्द है, इस राम में रम धातु है और उसे आंग प्रत्यय लगा दिया गया है, जिससे राम शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ ये होता है जो सबको आकर्षित करता है, जिसमें सब रममाण होते हैं, जो सब में रमता है, वह राम। इसी प्रकार कृष्ण, जो हमारे दूसरे बहुत बड़े देवता है, उसका भी हम नाम लेते हैं, तो कृष्ण धातु, कृष्ण शब्द में कृष धातु है, कर्ष धातु है, जिसका अर्थ होता है खींचना, आकर्षित करना। ऐसा कोई व्यक्तित्व जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करे, यह मतलब राम का मतलब होता है रममाण और कृष्ण का मतलब होता है आकर्षित करने वाला। इससे ये सारे शब्दों की निर्मिति इस प्रकार से होती है। अगर हम
शंकर शब्द की उत्पत्ति भी देखिए, जो हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण देव है। इसमें भी शम कर, शम मतलब कल्याणकारी, कर मतलब करने वाला, जो सबका कल्याण करता है वो शंकर। इस प्रकार से हम शब्दों की यौगिक व्युत्पत्ति अर्थ व्युत्पत्तिगत अर्थ देख सकते हैं। ऐसे हजारों शब्द हो सकते हैं, जैसे दयानंद, जिसमें दया हो और दया में जिसका आनंद हो वह दयानंद। विवेकानंद या रामकृष्ण, ये दो अवयवों से बनने वाले शब्द हैं, और इन शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हैं, और अधिकांश 90% शब्द इस यौगिक प्रकार से शब्द निर्माण होते हैं। अब चलते हैं दूसरे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थबोध और अवयवों की शक्ति के मिश्रण से हुआ करता है। क्या देखें, जिनका अर्थबोध शब्दों की अवयवों की शक्ति के मिश्रण से होता है। ये शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ होते हैं, अर्थात जिस शब्द के अवयवों के अर्थ से बोध होने वाले सभी वस्तुओं के लिए उस शब्द का प्रयोग न करके कुछ निश्चित अर्थ में ही उनका प्रयोग किया जाता है। किसी एक विशेष वस्तु के अर्थ में ही उनका शब्द प्रयोग परंपरा से या रूढ़ी से या प्रसिद्धि से किया जाता है, उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे वारिज, वारी का मतलब होता है पानी, ज मतलब जन्मना, मतलब जो पानी में वस्तु जन्मती है वो सारे के सारे अर्थ में ये पहले प्रयुक्त होता था, परंतु बाद में इस बृहत्तर अर्थ को संकुचित करके रूढ़ी के द्वारा, परंपरा के द्वारा वारिज का अर्थ केवल कमल तक सीमित कर दिया गया है। हालांकि पानी में तो शंख भी निर्माण होते हैं, कीचड़ भी निर्माण होता है, शैवाल भी निर्माण होता है, मछलियां भी निर्माण होती हैं, वगैरह वगैरह। परंतु ये सारे पदार्थ निर्माण होते हुए भी वारिज शब्द का अर्थ रूढ़ किया जाता है, अर्थ संकोच किया जाता है। उसके अर्थ की जो विस्तारता है उस विस्तारता को कम आंका जाता है, संकीर्ण करके देखा जाता है, तो उसका अर्थ वारिज का केवल कमल ही लिया जा रहा है इस समय। इसलिए ये परंपरा है, ये रूढ़ी है कि एक शब्द जिसका यौगिक अर्थ अत्यंत विस्तृत होता है, परंतु उस अर्थ को संकुचित करके एक ही विशिष्ट वस्तु के अर्थ में उसे जब प्रयुक्त किया जाता है, तो ऐसे शब्द को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। ऐसे अनेक शब्द हैं कमल के अर्थ में, जैसे वारिज है, वैसे अंबुज है, वैसे पंकज है, वैसे सरोज है। गणपति एक शब्द है। गणपति मतलब जो प्राचीन काल में जो भारत में प्रजासत्ताक राज्य थे, तो उसका जो अध्यक्ष होता था उसको गणाध्यक्ष या गणपति कहा जाता था, जो गणों का अध्यक्ष होता था। लेकिन बाद में यह शब्द केवल एक देवता तक ही सीमित कर दिया गया है। लंबोदर, जिसका पेट लंबा हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है, परंतु वो गणेश के अर्थ में ही प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द हैं जो जिनकी व्युत्पत्ति यौगिक रीति से तो होती है, परंतु जिनका अर्थ किसी एक विशिष्ट अर्थ तक ही सीमित किया जाता है, उनको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब चलते हैं तीसरे प्रकार की ओर। अब तक हमने यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों का अर्थ देखा, अब हम चलते हैं रूढ़ शब्द के अर्थ पर। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थबोध समुदाय शक्ति के द्वारा होता है, अलग अलग अवयवों के द्वारा नहीं। ध्यान दें, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द का अर्थबोध एक शब्द के दो अवयवों की सम्मिलित शक्ति के द्वारा नहीं, अपितु अलग अलग के द्वारा होता था। परंतु रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थबोध समुदाय शक्ति के द्वारा होता है, अर्थात शब्दों के अलग अलग अवयवों के द्वारा उसका अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि समूचे शब्द का ही अर्थ ग्रहण करना होता है। ऐसे रूढ़ शब्द होते हैं। उदाहरण के रूप में आखंडल, इसमें आ उपसर्ग खंड धातु और अल ये जो उसका प्रत्यय है, ऐसा अर्थ नहीं लिया जाता। आ उपसर्ग का अलग अर्थ, खंड शब्द का अलग अर्थ
और अल प्रत्यय का अलग अर्थ ऐसा नहीं लिया जाता, अपितु तो इसका एक क्या कहेंगे उसके लिए, देखिए कि समुदाय सामुदायिक अर्थ लिया जाता है, समूचा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वो होता है इंद्र। मतलब इंद्र का एक नाम अखंडल है, इंद्र का एक नाम अखंडल है, अखंडल है। इसमें आ अधिक खंड अधिक ल इस प्रकार के अलग अलग अवयवों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसके अन्य उदाहरण लिए जाते हैं, जैसे नुपुर, नु अधिक पुर, इस प्रकार अलग अर्थ नहीं लिए जाते। कंकण ऐसा अर्थ नहीं लिया जाता। अश्व अ अधिक अश्व ऐसा अर्थ नहीं लिया जाता, अपितु अश्व शब्द का समूचा अर्थ लिया जाता है, कंकन शब्द का समूचा अर्थ लिया जाता है, नुपुर शब्द का समूचा अर्थ लिया जाता है। इसका अलग अलग अवयवों का अर्थ नहीं लिया जाता। अब देखिए, ये जो शब्दों का प्रकार हमने देखे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द, तो इस प्रकार के तीन वर्गीकरण में जगत के सभी भाषाओं के सारे शब्द आ जाते हैं। लेकिन ध्यान दें, शब्द का ये जो सांकेतिक अर्थ होता है या मुख्यार्थ होता है या वाच्यार्थ होता है, वह भी चार प्रकार से ग्रहण किया जाता है, चार प्रकार से ग्रहण किया जाता है, जिसमें पहला है जाति, दूसरा है गुण, तीसरा है क्रिया और चौथा है यदृच्छा। जाति मतलब उस जब शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके गुण क्या है, वो उसमें कौन सी क्रिया महत्वपूर्ण है, और यदृच्छा मतलब बोलने वाले व्यक्ति की इच्छा के आधार पर, यदृच्छा से। तो इस चार प्रकार से अभिधा शब्द शक्ति युक्त सांकेतिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। और शब्द और अर्थ का संकेत ग्रहण भी 8 प्रकार से लिया जाता है, 8 प्रकार से। शब्द और अर्थ का संकेत ग्रहण निम्न 8 आधार पर किया जाता है। पहला है उसमें व्याकरण, दूसरा उपमान, तीसरा शब्दकोश, चौथा आप्तवाक्य, पांचवा व्यवहार, छठा प्रसिद्ध पद सानिध्य, सातवां वाक्यशेष और आठवां विवृत्ति। व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, प्रसिद्ध पद सानिध्य, वाक्यशेष और विवृत्ति। व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, प्रसिद्ध पद सानिध्य, वाक्यशेष और विवृत्ति। व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, प्रसिद्ध पद सानिध्य, वाक्यशेष और विवृत्ति। संसार में शब्द अर्थ अनंत हैं, संसार में अर्थ अनंत हैं, संकल्पनाएं अनंत हैं, परिकल्पनाएं अनंत हैं, परंतु शब्द शांत है, शब्दों का अंत है, शब्दों की संख्या शांत है, अनंत नहीं। इसलिए बहुत अर्थ वाले अनेक शब्द होते हैं, मतलब एक ही शब्द से अनेक अर्थ प्रकट किए जा सकते हैं, एक ही शब्द से अनेक अर्थ प्रकट किए जा सकते हैं। जैसे एक शब्द है, आपके सम्मुख रख रहा हूं मैं, वह शब्द है सैंधव। सैंधव शब्द के कम से कम 2 अर्थ होते हैं, वैसे अनेक अर्थ होते हैं। सैंधव का मूल यौगिक अर्थ होता है सिंधु नदी में जो निर्माण हो या समुद्र में जो निर्माण हो, उसे सैंधव कहते हैं। अब इसके 3, पहला अर्थ तो हो गया सिंधु नदी में निर्माण होने वाला, दूसरा अर्थ हुआ सिंधु प्रदेश के घोड़े, अरबी घोड़े, और तीसरा अर्थ ये हुआ कि समुद्र से जो निकलता है वो नमक, सैंधव। इस प्रकार से ये 3 अर्थ निकलते हैं। अगर समझिए कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो और वो कहे कि मुझे सैंधव चाहिए, तो उस समय घोड़ा लेकर के उसके थाली में परोस नहीं सकते आप, तो उसका अर्थ आपको उस प्रसंग के अनुरूप निकालना चाहिए, जिसमें भोजन करते समय घोड़ा नहीं देना चाहिए, और अगर शिकार को अगर जाएं तो उस समय सैंधव लाओ कहने पर नमक की कटोरी नहीं लेकर जानी है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं, इसलिए हमें क्या करना है कि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होने वाले अनेक शब्दों का भी हमें ख्याल करना चाहिए।
इसके उपरांत दूसरी शब्द शक्ति आती है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति वहां होती है जहां लाक्षणिक शब्द का प्रयोग होता है। जो शब्द लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ को लक्षित करता है उसे लाक्षणिक शब्द कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति तो शब्द के ज्ञान के साथ तत्काल उपस्थित होकर के अपना वाच्यार्थ प्रकट करा देती है, परंतु लाक्षणिक शब्द शक्ति वो होती है जो मुख्यार्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ की ओर लक्षित करती है या लक्ष्य करती है, उसको लाक्षणिक शब्द शक्ति कहते हैं। परंतु लक्षणा शब्द शक्ति तभी होती है, उसकी भी तीन शर्तें हैं। पहली शर्त मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का कहीं न कहीं बाधा हो जाए, मुख्यार्थ में बाधा हो जाए या वाच्यार्थ में बाधा हो जाए, ये पहला लक्षण या पहली शर्त है। दूसरा लक्षण है या दूसरी शर्त है मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से संबंध हो, और तीसरी शर्त है रूढ़ी या प्रयोजन में से कोई एक हो, कोई तो उसकी रूढ़ी हो या कोई प्रयोजन हो। इस प्रकार के तीन कारण होने चाहिए, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बाध, मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ से संबंध, रूढ़ी या प्रयोजन में से कोई एक। इस प्रकार से तीन कारण उसके होते हैं। अब इस प्रकार उपर्युक्त तीन कारणों से या तीन शर्तों के समूह होने पर लक्षणा के दो भाग होते हैं या लक्षणा के दो प्रकार होते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के दो प्रकार होते हैं। पहला मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से संबंध और रूढ़ी, इसी को रूढ़ीवती लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और दूसरी है मुख्यार्थ का बाध हो, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से संबंध हो और जहां प्रयोजन हो, उस वो दूसरा समूह है और इसको कहा जाता है प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। एक रूढ़ीवती लक्षणा शब्द शक्ति और दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। इसके उपरांत इन दोनों कारण समूहों में से पहले के दो कारण समान हैं और तीसरा कारण कभी रूढ़ी है तो कभी प्रयोजन है। इसलिए इस तीसरे कारण के द्वारा लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, रूढ़ीवती लक्षणा शब्द शक्ति और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। रूढ़ीवती लक्षणा शब्द शक्ति और प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। रूढ़ीवती लक्षणा शब्द शक्ति और प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। रूढ़ीवती लक्षणा शब्द शक्ति और प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। अब इसमें से हम रूढ़ीवती लक्षणा शब्द शक्ति की ओर ध्यान देंगे, जहां मुख्यार्थ का बाध होने पर परंपरा के कारण या रूढ़ी के कारण मुख्यार्थ से संबंधित रखने वाला दूसरा अर्थ अर्थात लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहां रूढ़ीवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जहां मुख्यार्थ का बाध होने पर परंपरा के कारण मुख्यार्थ से संबंधित दूसरा अर्थ अर्थात लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहां रूढ़ीवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण के रूप में देखिए, एक ब्रज भाषा के दो पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं। डिगत पानी डिगुलात गिरी, लखी सब ब्रज बेहाल, कंप केसरी दसनस्ते खरे लजाने लाल। फिर से पढ़ता हूं। डिगत पानी डिगुलात गिरी, लखी सब ब्रज बेहाल, कंप केसरी दसनते खरे लजाने लाल। यहाँ ब्रज का अर्थ है गौओं का निवास स्थान अर्थात ब्रजगांव, जो श्री कृष्ण का गांव है। गांव तो अचेतन एवं जड़ होता है, जड़ ब्रज का बेहाल होना संभव नहीं है, यह मुख्य अर्थ में बाधा आ गई, अतः ब्रज के बेहाल कहने में बाधा आ जाती है। इसलिए यहाँ ब्रज शब्द का अर्थ लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी गोप गोपी का यह अर्थ ग्रहण किया जाता है। और इसमें रूढ़ीवती लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि यह रूढ़ हो चुका है कि ब्रज यह शब्द विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है रूढ़ी से। इसके अन्य उदाहरण है प्रवीण। प्रवीण जैसा शब्द है।
अब प्रवीण शब्द का मूल अर्थ क्या पता है? वीणा बजाने में जिसने महारत हासिल किया हो वो प्रवीण। लेकिन हम किसी भी कार्य में महारत हासिल करने वाले को कहते हैं प्रवीण। भाई ये हिंदी बोलने में प्रवीण है, ये अंग्रेजी बोलने में प्रवीण है, यह सूत्र संचालन करने में प्रवीण है, यह गीत गाने में प्रवीण है। हालांकि प्रवीण शब्द का मूल अर्थ क्या है? वीणा बजाने में जिसने योग्यता प्राप्त की हो। उसी प्रकार कुशल शब्द है। कुशल शब्द का मूल अर्थ यह है, पुराने जमाने में यज्ञ याग आदि कार्य करने के लिए कुशल, जिसे मराठी में कहा जाता है, जिसे संस्कृत हिंदी में कुशा कहा जाता है, इस कुशा इस विशिष्ट प्रकार के घास या गवत को उखाड़कर लाने में बिना कहीं चोट पहुंचे कुशल को लाने में जो महारत हासिल करता है उसका नाम कुशल था। लेकिन बाद में वह अन्य भी अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। जैसे यह कार्यालयीन काम करने में कुशल है, यह भाषण करने में कुशल है, यह गीत गाने में कुशल है, यह पढ़ाने में कुशल अध्यापक है, यह पढ़ने में कुशल विद्यार्थी है। तो देखिए कि प्रवीण और कुशल के जो मूल शब्द हैं उनका मूल अर्थ, मतलब वीणा बजाने में हर कोई महारत हासिल नहीं कर सकता, लेकिन किसी अन्य काम में वो प्रवीणता ला सकता है। हर कोई कुशल लाने में महारत हासिल नहीं कर सकता, परंतु वह अन्य कामों में कुशलता ला सकता है। इसी से कौशल शब्द बाद में बना हुआ है। हिंदी की जितनी भी लोकोक्तियां और मुहावरे हैं वे सारे के सारे रूढ़िवती लक्षणा के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे अधजल घगरी छलकत जाए, इस प्रकार का मुहावरा है। या फिर हम ये कहें कि दूर के पर्वत सुहाने लगते हैं, या दूर के ढोल सुहाने होते हैं, या फिर कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, छछुंदर के सिर पर न भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस प्रकार के जो लाक्षणिक लोकोक्तियां होती हैं या मुहावरे होती हैं वो सारी के सारी रूढ़िवती लक्षणा होती हैं। ये आप ध्यान दें। एक वाक्य में ऐसा पूछा जा सकता है कि हिंदी की लोकोक्तियां और मुहावरे किस शब्द शक्ति के वाचक हैं, तो आपको वहां ये बताना पड़ेगा कि यह रूढ़िवती लक्षणा शब्द शक्ति के वाचक हैं। इसके उपरांत हम दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति के दूसरे विभाग की ओर जाते हैं, दूसरे प्रकार की ओर जाते हैं, जिसको प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। और इस प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का अर्थ इस प्रकार है, जहां किसी विशेष प्रयोजन के लिए, ध्यान दें, जहां किसी विशेष प्रयोजन के लिए लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ये भी दो प्रकार की होती है, गौणी और शुद्धा। गौणी या गौड़ी जिसे कहा जाता है, गौणी, और दूसरा है शुद्धा। इस तरीके से गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति एक होती है और दूसरी शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति एक होती है। गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति और दूसरी शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। इनमें से गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति क्या है, अब हम देखते हैं। जहां सादृश्य संबंध से लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए वहां गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जहां सादृश्य संबंध से लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए वहां गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और अलंकारिक अर्थ में इसे उपमा और रूपक अलंकार कहा जाता है। ठीक चल रहा है? तो इसका उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करता हूं, वह है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये जो दोहा है मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इस उदाहरण में श्री रामचंद्र जी को बाल पतंग कहा है। पतंग का मूल शब्द है जिसके अंग से किरणों का पतन होता है, सूर्य। और रामचंद्र जी सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे, जन्मे थे, इसलिए इनको बाल पतंग या छोटा सूर्य कहा गया है।
लेकिन इसमें मुख्यार्थ में बाधा आती है। अतः यहाँ श्री रामचंद्र की प्रभा उदयकालीन सूर्य के समान है, ऐसा अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए। इसमें राम की अंग कांति के सौंदर्य सूचक प्रयोजन का प्रयोग किया है। अतः यहाँ गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसके भी दो प्रकार होते हैं। गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द के भी दो भेद होते हैं। एक है सारोपा गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति, और दूसरी साध्यवसाना गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। सारोपा गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत एक उदाहरण हम बताते हैं। एक कोई भरत नाम का लड़का आ रहा है सामने आपके, समझिए, या कोई किसी भी अन्य, अगर हम उसे कहें कि भरत शेर है, भरत शेर है, तो इसमें भरत में शेरत्व का या सिंहत्व का आरोप किया गया है, इसलिए इसे सारोपा गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इस उदाहरण में विषय रूप भरत और विषयी रूप शेर दोनों का अलग अलग उल्लेख करके अभेद प्रदर्शित किया है। इसका अर्थ यह होता है कि भरत शेर जैसा शूर है, अर्थात शेर की शूरता का भरत पर आरोप किया गया है, या शेर की शूरता भरत में आरोपित की गई है। अतः यहाँ सारोपा गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। इसे ही अलंकारों में रूपक अलंकार कहा जाता है। ध्यान रहे, साहित्यिक जितनी भी संप्रदाय हैं, चाहे वह रस संप्रदाय हो, अलंकार संप्रदाय हो, ध्वनि संप्रदाय हो, रीति संप्रदाय हो, वक्रोक्ति संप्रदाय हो या औचित्य संप्रदाय हो, इनमें से जितनी भी संकल्पनाओं का हम उल्लेख करते हैं वे कहीं न कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं। तो सारोपा गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति ही अलंकारों में रूपक अलंकार कहलाता है। अब दूसरी है साध्यवसाना गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। यदि कोई व्यक्ति आते हुए भरत को देख करके शेर आ रहा है ऐसा कह दे, सिंह आ रहा है ऐसा कह दें, तो विषय रूप भरत विषयी रूप शेर में अध्यवसित हो जाता है। इसीलिए यहाँ साध्यवसाना गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कही जाती है। साध्यवसाना गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसी को अलंकार के अर्थ में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। इसी को अलंकार के भाषा में, अलंकार की भाषा में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। देखिए, भरत और सिंह ये दो अलग अलग संकल्पनाएं हैं, परंतु विषय रूप भरत में विषयी रूप सिंहत्व के आरोप हो जाने से सारोपा गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। परंतु भरत शब्द का इस्तेमाल न करते हुए यह शेर है या यह सिंह है कहने से ये आरोप न हो करके इसमें अध्यवसान हो जाता है। विषयी रूप भरत का विषयी रूप सिंह में या शेर में अध्यवसान हो जाता है, इसीलिए उसे साध्यवसाना गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है, और इसी को ही आलंकारिक भाषा में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। आगे दूसरी है शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। ये गौणी हुई अब तक, अब ये शुद्धा। सादृश्य संबंध के बिना जहां किसी अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए वहां शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण के रूप में अपने कर गुही आजू हरि ही पहराई लाल मौल सिरी और रे चढ़ी मौल सिरी की माल। मैं फिर से पढ़ता हूं, अपने कर गुही आजू हरि ही पहराई लाल मौल सिरी और रे चढ़ी मौल सिरी की माल। अर्थात इस उदाहरण में यह कहा गया है कि मौलसिरी नाम के फूलों के द्वारा जिस माला को, जिस पुष्प माला को, जिस सहरे को अपने कर गुही, अपने कर से, अपने हाथों से ग्रथित कहा गया है, इसमें मुख्य अर्थ में बाधा है, क्योंकि
कोई भी माला जो होती है पुष्पमाला, वो हाथों से गुथी नहीं जाती, अपितु हाथ के अग्रनोक उंगलियों से की जाती है। हाथ के अग्रभाग उंगलियों से गूंथी जाती है, इसलिए यहाँ मुख्य उंगली को हाथ कहने में मुख्यार्थ का बाध है। हाथ अंगी है और उंगलियां अंग हैं। हाथ अंगी है और उंगलियां अंग हैं, अतः अंगांगी भाव से संबंध से यह हाथ शब्द का उंगली यह लक्ष्यार्थ ग्रहण किया गया है। शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के भी 4 प्रकार होते हैं। सारोपा शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति, साध्यावसाना शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति, और उसके उपरांत जहत स्वार्था, जह का अर्थ होता है छोड़ना, स्वार्था मतलब अपना अर्थ, जो अपना अर्थ छोड़ देती है, ऐसी एक शुद्धा शब्द शक्ति होती है। और दूसरी अजहत स्वार्था, जो अपना मूल अर्थ छोड़े बिना अन्य अर्थ का ग्रहण करने वाली होती है, उसे अजहत स्वार्था शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। इसमें से पहला है शुद्धा सारोपा शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति, जहां आरोप्यमान और आरोप के विषय में दोनों शब्दों का कथन किया जाए, वहां सारोपा शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। देखिए, जहां आरोप्यमान और आरोप के विषय में दोनों शब्दों का कथन किया जाए, जैसे पहले किया था भरत और सिंह, उसी प्रकार से, लेकिन वहां चेतन शक्ति है। अब यहाँ वस्तुओं की बात हम कर रहे हैं। सारोपा शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए एक वाक्य है, घी आयु है। क्या है? घी आयु है, मतलब हर रोज अगर हम घी खाते हैं, मराठी में जिसे तुप कहा जाता है, तो हर रोज खाते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है, हमारे शरीर के अंगांग ठीक ठाक रहते हैं अधिक दिन तक, ऐसा इसका अर्थ है। इस वाक्य में घी पर आयु का आरोप किया गया है, इसलिए इसमें सारोपा शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है, अर्थात घी आयु वृद्धि का कारण है, यह इसका अर्थ लिया जाता है। अब है अगली साध्यवसाना शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। इसके अंतर्गत हम घी नाम नहीं ले रहे हैं, अपितु घी की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि यह आयु है। इसमें आरोप का आधार घी आरोप्यमान आयु में अध्यवसित हो जाता है, मतलब घी शब्द नहीं रहता। जैसे इसके पहले भरत शब्द न रह करके केवल सिंह शब्द रहा था, उसी प्रकार से यहाँ घी शब्द न रह करके केवल आयु शब्द रह गया है, इसलिए यहाँ साध्यवसाना शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तीसरा प्रकार है जहत स्वार्था शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। इसी को लक्षण लक्षणा भी कहा जाता है। इस प्रकार में अभिधार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध बहुत दूर का होता है, दूर की कौड़ी जैसा होता है, और अभिधार्थ इसमें पूरी तरह से छूट जाता है, इसलिए इसे जहत स्वार्था, जहत मतलब छोड़ जाना, मतलब मुख्यार्थ पूरी तरह से छूट रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है जहत स्वार्था शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। उदाहरण के लिए, आपका गांव तो पानी में बसा है, शब्द क्या है देखिए, आपका गांव तो पानी में बसा है। अब यहाँ बाधा क्या होगी मुख्य अर्थ में? पानी में तो किसी का भी घर नहीं रहता, किसी का भी गांव नहीं रहता, तो यहाँ मुख्यार्थ में बाधा हो जाने पर पता चलता है कि पानी का मुख्यार्थ लेना संभव नहीं है, कोई तो इसका दूसरा अर्थ हो सकता है, क्योंकि पहले अर्थ में बाधा आ गई है। इसलिए इसका निकटतम अर्थ है पानी, अर्थात जलधारा या नदी या नदी का तट, मतलब आपका गांव नदी तट पर बसा हुआ है, पानी में नहीं बसा हुआ। इस लक्षणा का उद्देश्य प्रयोजन तटवर्ती शीतलता की अतिशयता का द्योतन करना है। अब ये दूसरा प्रकार, चौथा प्रकार है अजहत स्वार्था शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा। जब अभिधार्थ और लक्ष्यार्थ के निकट संबंध या अभिधार्थ के अंग रूप में ग्रहण किया जाता है, तो वहां अजहत स्वार्था
शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अजहत स्वार्था शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसमें मुख्यार्थ अपने अन्वय की सिद्धि के लिए अपने मुख्यार्थ को छोड़ते हुए भी दूसरे अर्थ को खींच कर ले जाता है। इसे ही उपादान लक्षणा भी कहा जाता है। मतलब जहत स्वार्थ को लक्षण लक्षणा कहा जाता है और अजहत स्वार्थ को उपादान लक्षणा कहा जाता है। उदाहरण के रूप में टैंक बड़ी तेजी से आ रहे हैं। टैंक मतलब मराठी में जिसे रणगाड़ा कहते हैं। रणगाड़े बड़े तेजी से आ रहे हैं। इस वाक्य में टैंक या रणगाड़ा शब्द वह टैंक जो निर्जीव वस्तु है वो नहीं है, अपितु टैंक में बैठे हुए या उस टैंक को चलाने वाले लोग, सैनिक। टैंक एक प्राणहीन वस्तु है, अतः उसका स्वयं गतिशील हो जाना यह ठीक नहीं हो सकता। अतः इसका दूसरा अर्थ लेना पड़ता है, क्योंकि इसके मूल अर्थ में मूल अर्थ लगा हुआ है। टैंक आगे बढ़ रहे हैं, ये मुख्य अर्थ में बाधा होती है। इसलिए इसका अर्थ है कि टैंक में बैठे हुए सैनिक और टैंक चलाने वाले सैनिक यह टैंक को चला करके आगे ले जा रहे हैं। तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए, अब तक हमने अभिधा शब्द शक्ति देखी, लक्षणा शब्द शक्ति देखी, लक्षणा शब्द शक्ति के अनेक प्रकार देखे, रूढ़िवती, प्रयोजनवती, फिर उसमें रूढ़िवती में प्रकार देखें और प्रयोजनवती के प्रकार देखें। अब हम देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति की ओर। देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा जो अर्थ प्रकट होता है उसको व्यंजक शब्द कहा जाता है। अपने अपने अर्थ का बोध कराकर अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियां विरत हो जाने पर किसी तीसरी शब्द शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होता है, उस तीसरी शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। जिस शब्द का व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न तीसरा अर्थ प्रतीत होता है, उस शब्द को व्यंजक शब्द कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति से प्रतीत होने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंग्यार्थ को ही ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, आक्षेपार्थ या प्रतीयमानार्थ कहते हैं। व्यंग्यार्थ को ही ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, आक्षेपार्थ और प्रतीयमान अर्थ भी कहते हैं। यह वाच्यार्थ की तरह न तो कथित होता है, न आक्षिप्त और न प्रतीत। अभिधा और लक्षणा का व्यापार केवल शब्दों में होता है, किंतु व्यंजना का व्यापार, कार्य व्यापार शब्द और अर्थ दोनों में होता है। ध्यान दें, अभिधा का और लक्षणा का अर्थ केवल शब्दों के द्वारा ग्रहित होता है, परंतु व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ है जो है वो उसका कार्य व्यापार जो है शब्द और अर्थ दोनों के लिए ही प्रयुक्त होता है। अतः शब्द और अर्थ के प्राधान्य के आधार पर व्यंजना शब्द शक्ति को दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक है शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति और दूसरी आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति और आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति और आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति, इनमें से हम पहले की ओर देखते हैं। शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति, जब व्यंजना शब्द शक्ति शब्दों के आश्रित होती है तो उसे शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जब व्यंजना शब्द शक्ति शब्दों पर आश्रित रहती है तो उसे शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, अभिधा मूला व्यंजना शब्द शक्ति और दूसरा लक्षणा मूला शाब्दी संजना शब्द शक्ति। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति और लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति। अब इसमें से हम पहले की ओर जाएंगे। अभिधा मूला
व्यंजना शब्द शक्ति का मतलब क्या होता है, ध्यान दें। देखिए, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ इस प्रकार है कि अनेकार्थी शब्दों का कोई एक अर्थ नियंत्रित हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है उसे अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए फिर से कहता हूं, अनेकार्थी शब्दों का कोई एक अर्थ नियंत्रित हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है उसे अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों के अनेक अर्थ अर्थात वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध करा करके अभिधा शब्द शक्ति को नियंत्रित जिन कारणों से हो जाना है वे कारण निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से कारण हैं? एक है संयोग, दूसरा वियोग, तीसरा साहचर्य, चौथा विरोध, पांचवा अर्थ, छठा प्रकार, सातवां लिंग, आठवां अन्य सन्निधि, नौवां सामर्थ्य, 10वां औचित्य, 11वां देश, 12वां काल, 13वां व्यक्ति और 14वां स्वर। तो देखिए कि जिन कारणों से शब्द शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है वो 14 कारण हैं। संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकार, लिंग, अन्य सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति और स्वर। उदाहरण के लिए एक महत्वपूर्ण दोहा बिहारी का मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। चिरजीवो जो री जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, जो बिहारी हमारे रीतिकाल के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध काव्यधारा के, उनका दोहा है, चिरजीवो जो री जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। फिर से पढ़ता हूं, चिरजीवो जो री जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा ये हलधर के वीर। इसका अर्थ इस प्रकार लिया जाता है कि ये जो जोड़ी है राधा और कृष्ण की वो अनंत काल तक जुड़ी रहे। और इनमें स्नेह क्यों गंभीर न होगा? क्योंकि एक वृषभानु की पुत्री राधा है और दूसरे हलधर अर्थात बलराम के भाई हैं। अब यहाँ वृषभानुजा के भी दो अर्थ लिए जाते हैं और हलधर के भी दो अर्थ लिए जाते हैं। अब यहाँ श्री कृष्ण और राधा ये अर्थ न लेते हुए बैल और गाय इस अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि वृषभ अनुजा, वृषभानुजा अगर ऐसा अर्थ लिया, वृषभानुजा वृषभानु की पुत्री तो राधा अर्थ होगा, और वृषभ अनुजा इस अर्थ में लिया जाए तो वृषभ की बैल की छोटी बहन गाय के अर्थ में लिया जाएगा। उसी प्रकार हलधर के वीर मतलब हलधर बलराम को अगर माना जाए तो उसके छोटे भाई के रूप में कृष्ण को लेते हैं, लेकिन हलधर का एक अर्थ होता है जो हल को खींचता है अपने कंधे पर रख करके बैल, तो वह भी इस अर्थ में लिया जाएगा। मतलब वृषभानुजा शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक राधा और दूसरा गाय, और हलधर के वीर के दो अर्थ होते हैं, एक बलराम के भाई कृष्ण और दूसरा बैल का भाई बैल। राधा और कृष्ण दोनों की जोड़ी सदैव जुड़ी रहे, यह वृषभानु की पुत्री राधा या वृषभ की अनुजा गाय है, और वह हलधर के वीर अर्थात बलराम के भाई कृष्ण या हलधर बैल के भाई बैल हैं, और इनमें स्नेह क्यों करके गंभीर नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि यह अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति का एक उदाहरण हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। अब इसके उपरांत हम दूसरी शब्द शक्ति की ओर जा रहे हैं। इसमें जो निहित है वह है लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति। लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति जिस प्रयोजन के लिए लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, लक्षणा में जो प्रयोजन का व्यंग्यार्थ होता है, अभिधा और लक्षणा दोनों की उसकी प्रतीति भी नहीं कर सकती, केवल लक्षणा मूला
व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा ही व्यंग्यार्थ प्रतीत हो सकता है, उस प्रयोजन की प्रतीति करने वाले शब्द शक्ति को लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। फिर से पढ़ता हूं, ध्यान दें। जिस प्रयोजन के लिए लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, लक्षणा में जो प्रयोजन या व्यंग्यार्थ होता है, अभिधा और लक्षणा दोनों ही उसकी प्रतीति भी नहीं कर सकती। केवल लक्षणा मूला व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा ही व्यंग्यार्थ प्रतीत हो सकता है। उस प्रयोजन की प्रतीति करने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अब इसका उदाहरण है, आप तो नीरे वैशाख नंदन है। अब वैशाख नंदन मतलब वैशाख महीने में जो जन्म लेता है वो वैशाख नंदन, लेकिन इसका अर्थ बड़ा गंदा है, ध्यान दें। अर्थ यह है, वैशाख नंदन का अर्थ होता है गधा। नीरे वैशाख नंदन है, वैशाख नंदन से लगेगा कि बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ गलत है। जैसे देखिए, अंग्रेजों ने एक शब्द हमें दिया था, हिप्पोपोटेमस। पुराने जमाने में हिप्पोपोटेमस का अर्थ होता है पान घोड़ा। किसी अंग्रेज व्यक्ति ने किसी हिंदू जाड़े व्यक्ति को, भारतीय व्यक्ति को हिप्पोपोटेमस कहा। अब उसे पता नहीं था हिप्पोपोटेमस का अर्थ क्या होता है। अब वो खुद को हिप्पोपोटेमस कहलवा रहा है, उसे लगता है कि इसका अर्थ कोई अच्छा होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह एक विशिष्ट क्रूप प्राणी है। वैसे ही वैशाख नंदन इस शब्द का लक्ष्यार्थ है गधा। यह हुआ शाब्दी व्यंजना के बारे में। अब चलते हैं आर्थी व्यंजना के बारे में। आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति, जब व्यंजना शब्द शक्ति के व्यंजना शब्द शक्ति अर्थ के आश्रित रहती है तो उसे आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इस प्रकार की व्यंग्यार्थ प्रतीति 10 कारणों से होती है। वक्तृ, बोधव्य, काकु, वाक्य, वाच्य, अनन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल, चेष्टा। ये इतना डिटेल में ध्यान रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ध्यान रहे। वक्तृ, बोधव्य, काकु, वाक्य, वाच्य, अनन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल और चेष्टा। चेष्टा मतलब प्रयत्न। जब व्यंजना शब्द शक्ति अर्थ के आश्रित होती है तो उसे आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इस प्रकार की व्यंग्यार्थ प्रतीति निम्न 10 कारणों से होती हैं। वक्तृ मतलब वक्ता के आधार पर, बोधव्य मतलब सुनने वाले के बोध के आधार पर, काकु का अर्थ होता है कहीं न कहीं इस पर, वाक्य का अर्थ होता है वाक्य के आधार पर, वाच्य मतलब जिसमें वाक्य और वाच्य में अंतर है। वाक्य कोई भी हो सकता है, लेकिन वाच्य वो होता है जिसमें कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान हो, कर्मवाच्य कर्मणि जिसको प्रयोग भी कहा जाता है वह, और अनन्य सन्निधि मतलब एक के साथ, मतलब राम के साथ लक्ष्मण, ये अनन्य सन्निधि है। प्रस्ताव करना, देश मतलब स्थान पर आधारित, काल मतलब समय पर आधारित, चेष्टा मतलब प्रयत्न पर आधारित। यहाँ व्यंजना अर्थ के आश्रित होती है। अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, जो हमने पहले देखे। इस आधार पर आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति के भी 3 प्रकार हो जाते हैं। वाच्यार्थ संभवा अर्थी व्यंजना शब्द शक्ति, लक्ष्यार्थ संभवा अर्थी व्यंजना शब्द शक्ति और व्यंग्यार्थ संभवा अर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। इनमें से पहली है वाच्यार्थ संभवा आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। इसके अंतर्गत देखिए, जब व्यंजना शब्द शक्ति मुख्यार्थ या वाच्यार्थ के आश्रित हो तो उसे वाच्यार्थ संभवा आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जब व्यंजना शब्द शक्ति मुख्यार्थ या वाच्यार्थ के आश्रित हो तो उसे वाच्यार्थ संभवा आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य अस्त हो गया, एक वाक्य है, सूर्य अस्त हो गया, और इस वाक्य में जो अभिधार्थ है, मतलब सूर्य नाम का एक विशिष्ट ग्रह जो जाज्वल्यमान रहता है, जिसके डूबने से रात होती है, यह अभिधार्थ हुआ या वाच्यार्थ हुआ सूर्य का डूबना। परंतु
वक्ता और श्रोता के आधार पर इसके अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर वक्ता अगर सास हो और श्रोता बहू हो तो उसका अर्थ होता है दीपक जलाओ। अगर कोई सास अपनी बहू से कहे कि सूर्यास्त हो गया है तो बहू ने झट से उठ करके दिए लगाने चाहिए या लाइट के बटन दबाने चाहिए आज की भाषा में। अगर वक्ता कोई ब्राह्मण है और श्रोता भी कोई ब्राह्मण है और उसे एक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण से यह कहा कि संध्या काल हो गया है यानी सूर्यास्त हो गया है तो हाथ पैर धो करके संध्या वंदन करने के लिए बैठना है, पूजा अर्चा में बैठना है, सायंकाल की संध्या करनी है, इस प्रकार से अर्थ लिया जाता है। संध्या वंदन करना चाहिए। अगर तीसरे प्रकार के जो वक्ता श्रोता है, एक गडरिया है दूसरे गडरिया से कह रहा है तो ये होता है कि दिन भर तो हमने अपने मवेशियों को चराया, अब इन मवेशियों को लेकर के, इन पशुओं को, पालित पशुओं को लेकर के घर वापस जाना है क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है। अगर वक्ता और श्रोता दोनों चोर हैं, वक्ता भी चोर हैं श्रोता भी चोर हैं, तो सूर्यास्त हो गया इस वाक्य का अर्थ ये लिया जाएगा दिन भर तो आराम कर लिए, अब थोड़ा सा रात में काम कर लेते हैं, किसी को लूटते हैं। पांचवा, वक्ता श्रोता जार जार है, मतलब व्यभिचारी व्यक्ति हैं, तो उसका अर्थ है कि दिन में तो हमने बहुत 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 आराम कर लिए, रात में वह औरत हमारी प्रतीक्षा कर रही है, इस प्रकार का अर्थ लिया जा सकता है, ये जो गंदा है। तो ये हुआ वाच्यार्थ संभवा व्यंजना शब्द शक्ति। अब दूसरी ओर हम जाएंगे, लक्ष्यार्थ संभवा आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। जब व्यंजना शब्द शक्ति लक्ष्यार्थ के आश्रित हो तो उसे लक्ष्यार्थ संभवा आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए, आपका गांव गंगा तट पर है, आपका गांव गंगा तट पर है, इस वाक्य में लक्ष्यार्थ है कि आपके गांव में धार्मिक लोग रहते हैं। और गंगा तट पर कौन सा गांव है? अहमदाबाद, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कह सकते हैं या काशी कह सकते हैं, काशी भी गंगा तट पर है। तो धार्मिक लोगों से आपका संपर्क है, यह अर्थ लिया जाएगा, आपका तो गांव गंगा तट पर है। अन्य अर्थ भी लिया जा सकता है कि आपकी नगरी पवित्र है, आपकी नगरी में अनेक मंदिर हैं, आपकी नगरी में मूर्तियों पर गंगा जल हर रोज चढ़ाया जाता है, इस प्रकार से ये अर्थ लिया जाता है, आपका गांव गंगा तट पर है। यह हुआ लक्ष्यार्थ संभवा आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। अब हम चलते हैं अंतिम भाग की ओर, व्यंग्यार्थ संभवा आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। जब व्यंजना शब्द शक्ति व्यंग्यार्थ के आश्रित हो तो उसे व्यंग्यार्थ संभवा व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ध्यान दें, जब व्यंजना शब्द शक्ति व्यंग्यार्थ के आश्रित हो तो उसे व्यंग्यार्थ संभवा व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए, दिन निकल आया, देखिए पहला शब्द क्या था, पहला वाक्य क्या था? सूर्यास्त हो गया। दूसरा वाक्य है दिन निकल आया। दिन निकल आया, इस वाक्य में रात भर अपने प्रियकर की प्रतीक्षा में जागती रही नायिका का मंतव्य है कि वह नहीं आया, यह सूच्यार्थ है, यह व्यंग्यार्थ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संक्षेप में देखें कि शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति के शाब्दिक अर्थ 3 होते हैं, अर्थ शब्द 3 प्रकार के होते हैं, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 प्रकार होते हैं, रूढ़िवती लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के 2 प्रकार होते हैं, गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति और शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 प्रकार होते हैं, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति और अर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। इस प्रकार से यह बहुत लंबा ऐसा महत्वपूर्ण भाग हमने आज पूर्ण कर लिया है। आज हम यहाँ रुक जाते हैं। जय हिंदी, जय नागरिक, धन्यवाद।